नमस्कार, मैं कविता सोनी आज आप सबका मन संचालन करूंगी और यहाँ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर अनिल जी उपस्थित हो गए हैं। इसी के साथ निवेदन है कमल शुक्ला जी से मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रफुल्ल ठाकुर जी, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमारी सत्ता गर्म है, थोड़ी गर्म है, थोड़ी ऊपर है, थोड़ी नीचे है। इसी के क्रम में हमारे सारे पदाधिकारी अभी अपने कार्य में बहुत व्यस्त हैं, हमारे साथ हमारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उसी क्रम में मैं क्षमा चाहूंगी कि थोड़ा सा विलंब होने के कारण कार्यक्रम लेट हो रहा है, मगर फिर भी हम उनकी उपस्थिति का अभी भी इंतजार करेंगे और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो वो बहुत ही जल्द हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। इसी क्रम में मैं उनकी उपस्थिति के लिए एक बार खेद करते हुए कार्यक्रम को आप सबकी अनुमति से प्रारंभ करना चाहूंगी। धन्यवाद। चलो आज फिर एक नई शुरुआत करते हैं। कुछ बातें हो गई है पुरानी, आज हम मिलकर एक नई बात करते हैं। जब कोई दिल दुखाए उस पुराने दुख को दिल से दूर करते हैं, बाते हुए कल को भूल जाते हैं, आ जाने वाले कल को हम याद करते हैं। समाज के साथ आगे बढ़ना है। चलो आज फिर एक नई शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में अवार्ड तो बहुत सारे होते हैं, मगर पत्रकार जो हमें आम महिला, आम व्यक्ति को यहाँ तक पहुंचाने वाले हैं, उनके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। उसमें मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। भारत सम्मान न्यूज नेटवर्क 2011 में शुरू हुआ। 2011 में इसकी शुरुआत होने के बाद ये सबसे पहले साप्ताहिक समाचार के रूप में प्रसारित किया गया, परंतु किसी भी कार्य को उमंग देने के लिए, उड़ान देने के लिए एक फाइनेंस की जरूरत होती है। फाइनेंस की थोड़ी परेशानी होने के कारण पत्रकारों को उसको थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ा और उन्हें मासिक रूप से यानी हर महीने में उनका प्रचार निकालना शुरू करना पड़ा। मगर धीरे धीरे बहुत ही कम समय में यह बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त किया। भारत सम्मान न्यूज नेटवर्क ने थोड़े ही समय में जो सप्ताह से मासिक आया, फिर मासिक से फिर लोगों में उसकी प्रियता बढ़ी और वो जल्दी ही दैनिक अखबार के रूप में लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लग गया। मैं सभा के सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि हमारे आज के मुख्य अतिथि राम विचार मैदान जी का खड़े होकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। दुनिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है। डुबाना बहुत आसान है। बात तो तब बनती है जब समय की उतार चढ़ाव होने के बाद भी हम आम लोगों को समय देने के लिए बड़े बड़े नेतान जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभा से चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से हमारे विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया जाए। धन्यवाद। मैं अपने बातों को एक बार फिर से लेकर बताना चाहूंगी। भारत सम्मान न्यूज जो 2011 में शुरू हुआ, साप्ताहिक रूप से हर हफ्ते निकलता था, मगर कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम के कारण फिर इसे मंथली निकालना स्टार्ट किया, जो मासिक रूप से निकलना स्टार्ट हुआ। मगर कुछ ही समय में इसकी लोकप्रियता इस तरह बढ़ी कि वापस पुनः इसने अपने आप को हर सप्ताह अपनी प्राथमिकता दर्ज की और लोगों में अपनी लोकप्रियता स्थापित की। तो मुझे लगता है कि अगर उस नेटवर्क और समाचार जिसके कारण हम यहाँ पे, तो उसके नाम पे एक जोरदार तालियां तो बनती है। तालियां नहीं बनती तो बोलने में मजा नहीं आता है। तालियां लगातार बनती है तो फिर बोलने में मजा आता है। धन्यवाद।
भारत सम्मान न्यूज, जिसके संस्थापक जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जायसवाल पत्रकार के प्रति निष्ठा एवं रुझानपन रखते हुए जिला से लेकर प्रदेश तक अन्य लोगों के बीच हमेशा लोकप्रिय रहे हैं। कार्यशैली से प्रभावित होकर पत्रकारिता के प्रति समर्पित युवा पत्रकार जुड़ते चले गए, हमेशा लगातार इससे जुड़ते चले गए। जितेंद्र जी की बिंदास और बेबाक पत्रकारिता का आलम यह रहा कि कांग्रेस शासन में पुलिस परिवार का आंदोलन खुलकर सामने आया और इस आंदोलन से सरकार की कुर्सी खतरे में पड़ गई। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हुए सामने आया जब कांग्रेस सरकार के इशारे पर एक दिन में एक साथ 11 एफआईआर दर्ज किए गए। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं, यहाँ तक पूरे देश के इतिहास में पहला मौका रहा कि किसी पत्रकार पर सरकार के इशारे में बोलने और लिखने पर प्रतिबंध लगाया गया और आपातकालीन परिस्थिति उपस्थित हो गई। कहावत है, सोना जितना तपता है उसमें उतनी ही चमक आती है। कांग्रेस शासन में चुनिंदा पत्रकारों पर बहुतेरे फर्जी मामले दर्ज किए गए, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा, जिसमें से स्वर्गीय सुशील शर्मा जी जो कांके से हैं, सुनील नामदेव जी जो रायपुर से हैं, संजीत यादव जी जो कुंकेरी से हैं, नितिन सिन्हा जी जो रायगढ़ से हैं, रोशन बघेल जी जो कवर्धा से हैं, दिनेश सोनी जी जो रायपुर से हैं, किरीट ठक्कर जी जो गरियावाद से हैं, राम हरि गुप्ता जी जो बलरामपुर से हैं, नीलेश शर्मा जी जो रायपुर से है और मुन्ना राम जी जो अंबिकापुर से है। इन्होंने ऐसे व्यक्तित्व के लोगों ने जेल की भी हवा खाई और अपने आंदोलन को पीछे नहीं किया। इसी क्रम में जब कांग्रेस की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई जिससे पत्रकारों को आहत हुई, उसी क्रम में हमारे सुनील शर्मा जी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। सुनील शर्मा जी को सरकार द्वारा इतना परेशान किया गया कि उनकी सहनशीलता समाप्त हो गई और उनके दिमाग पर इतना आहत हुआ कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके कारण हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार से हमें हाथ धोना पड़ा। जिसके लिए आज मैं मन से निवेदन करूंगी कि अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी पूर्ण आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब मंच पे सबसे पहले, जैसा कि पता है, ये सम्मान कार्यक्रम है। सम्मान कार्यक्रम के क्रम में पहले वेलकम करवा लेना। हाँ, सम्मान शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी यहाँ पर जो हमारे अतिथि आए हैं उनका स्वागत किया जाए। तो जितेंद्र जी, आप स्वागत करवाएंगे। और जो आपके पत्रकार हैं ना, और भी लोगों को वेलकम करने बोला होगे ना। ये नाम है खाली मेरे पास, इतने नाम। लगाना है ये। मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसुतकर भैया हैं। मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला भैया हैं।
और हमारे बीच रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष नवनिर्वाचित हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह की हुआ और उन्होंने जो है इस पद की शपथ ली है। हमारे बीच के परम आदरणीय बड़े भाई प्रफुल्ल ठाकुर जी हैं और अपना कीमती वक्त निकालते हुए हमारे बीच पधारे हैं छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, जो कभी जहां हमारा निवास है वाड्रा नगर, वह कभी इनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आया करता था। उनका नाम है पाल विधानसभा क्षेत्र और पाल के लाल कहे जाने वाले राम विचार नेताम जी के लिए जोरदार तालियां। घुमा फिरा करके मुझे बात करने नहीं आता है। यहाँ पर जो है हम भारत सम्मान का 13वां वर्षगांठ और 14वें वर्ष में प्रवेश करने का उत्सव मना रहे हैं और उन पत्रकारों की बलिदानियों को याद करना चाह रहे हैं जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकार या पहले जेल गए हैं या फिर प्रताड़ित होकर अपनी जान तक गंवा दिए हैं। इसलिए सबसे पहले उनके लिए, दिवंगत आत्माओं के लिए जो हमारे लिए प्रयासरत है, हमारे पत्रकारिता क्षेत्र को एक नई आवाम देने के लिए जिन्होंने आज तक बलिदान दिए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करके याद करते हैं। हमारे बीच जितने भी अभी पत्रकार प्रदेश भर से आए हुए हैं यहाँ, वह अपना कीमती वक्त निकाले हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ में नंदन, अभिनंदन, वंदन। हमारे बीच पूरे प्रदेश भर से जो पत्रकार आए हैं, कीमती वक्त निकाले हैं और हमारे जो अतिथि हैं वो भी कीमती वक्त निकाले हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं करती हूँ सुशील शर्मा के परिवार से स्वर्गीय सुशील शर्मा जी, जिनके लिए अभी हमने मौन किया था, हमारा निवेदन है कि उनके परिवार से जो आए हुए हैं सम्मान के लिए पत्रकारिता की मंच की गरिमा तब मजा आता है जब तालियों की गूंज हो, क्योंकि सम्मान वो मोमेंटों से ज्यादा होता है जब हमारी तालियां सुनाई दे। तो मैं निवेदन करूंगी कि सम्मान के साथ आप लोग की तालियां बजती रहें। आज हम सुशील जी को तो वापस नहीं लेके आ सकते, मगर हाँ ये है कि उनके बलिदान को हम खाली जाने नहीं दे सकते। तो सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं भैया। आपके परिवार के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी सरकार हो, हम आम जनता हो या पत्रकार हो या कोई भी हो, कभी भी किसी भी तरह से हम अपना सहयोग कर सके तो हम लगातार कोशिश करें। हम उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते, मगर हाँ कभी भी हमारी जरूरत हो या हमारे लोगों से कोई हम योगदान कर सके तो जरूर हमें मौका जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी को, जो कांके से आए हुए हैं। वो हमेशा पत्रकारिता में हम युवाओं को प्रोत्साहित करते रहे
प्रोत्साहित करते रहे हैं और अपनी नई विचारधारा को हमारे अंदर रोपण करके हमें उत्साहित करते रहे कि हमें लगातार किसी भी संस्था हो, किसी भी सरकार हो या कोई भी ऐसा हो जो हमारे जीवन को किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें एक ही पल में हमेशा खड़े होना चाहिए, एक यूनिटी में खड़े होकर हमें काम करना चाहिए। तो कमल शुक्ला जी, आपके विचार और प्रोत्साहन की हमें हमेशा आवश्यकता होगी। मैं इशारा करूं तुरंत अभी भी ये जी 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 माइक दे दो। हाँ यहीं पे साइड हो जाएगी, माइक दे दीजिए। नहीं है। हाँ हाँ बोल सकते हैं। फिर थोड़ा सा ये भी ना रिकॉर्डिंग। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं जो भी बात करने जा रहा हूं बात करूंगा, कुछ 5-10 मिनट लूंगा। तो आप मेरी आवाज से ये मत समझिएगा कि मैं रो रहा हूं। मैं अपने स्वाभाविक रूप में रहता ना तो जरूर मेरा आवाज आपको लगता कि बहुत स्पष्ट है, मगर डॉक्टर ने मना किया है मेरे को स्वाभाविक रूप में रहने के लिए, इसलिए थोड़ा स्वाभाविक नहीं हूं। चोट लगा हुआ है अंदर गाल में भी। मैं सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं आदरणीय सुश्री शर्मा जी को, जो मेरे मित्र भी रहे हैं, मेरे बड़े भैया भी रहे हैं और उनके संघर्षों में मैं साथी रहा हूं। और उनको जो प्रताड़ना झेला गया पिछली सरकार द्वारा, जो उसकी हत्या की गई, मैंने बार बार उसको हत्या ही लिखा है। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ देखे होंगे। और हत्यारी किरणमयी नायक ही नहीं, हत्यारे उसमें भूपेश बघेल स्वयं शामिल है। हमको इसको लेके बात पेश करना चाहिए था। मैं सारे पत्रकार साथियों को ये सलाह दे रहा था। बीच बीच में मेरे आंखों से आंसू निकलेगा तो इसलिए नहीं निकलेगा कि मैं दुखी हूं, ये भी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है। तो इतना परेशान किया गया उनको और अपमानित करके एक पत्रकार को किसी आतंकवादी की तरह घेर कर घर से गिरफ्तार करना, जेल भेजना, ये सारा चीज हुआ। लगातार 2-2 बार 3-3 बार प्रताड़ना हुआ। उसके बाद जो है इसी अवस्था में उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और चले गए। मैं थोड़ा सा दुख व्यक्त करता हूं आज के इस कार्यक्रम में कि पिछली सरकार में जितने लोगों के खिलाफ मामले बनाए गए थे, जितने लोगों को जेल भेजा गया था, उतनी संख्या में भी इस कमरे में हमारे पत्रकार साथी नहीं है। मतलब वो पत्रकार भी यहाँ उपस्थित होना नहीं महसूस होना चाहे जिनके साथ अन्याय हुआ था। पता नहीं क्या डर अभी भी उनके अंदर बैठा हुआ है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई पिछली सरकार से और पहले अजीत जोगी के समय से ही, नया राज्य बनने के समय से ही चल रही थी पत्रकार सुरक्षा कानून को लेके, जो 2014 में एक लहर पकड़ी और इसी रायपुर में एक बहुत बड़ा सभा हुआ वृंदावन भवन में। बहुत सारे साथियों को याद होगा। और इतनी संख्या में लोग आ गए कि वृंदावन हाल का जो जगह है उससे तिब्बत से ज्यादा लोग बाहर खड़े रह गए और उसमें बहुत सारे साथी जगह नहीं मिलने से ही नाराज हो गए। यानी इतना आक्रोश पैदा हो गया था उस सरकार के खिलाफ। घमंड और अत्याचार से दूर। जबकि मैं ये सत्य आपको बता दूं कि कभी भी कोई सत्ता बनती है, भाजपा की सत्ता शुरू से जब बन रही है तो पत्रकारों की भूमिका से बनती है। पत्रकार जनता तक बात ले जाते हैं कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है, कौन सी सरकार बुरा काम कर रही है। मैं आगे को कुछ और बोलने से पहले एक बात तो भूल गया हूँ, मैं कहना चाहता हूँ। मेरे बहुत आदरणीय यहाँ पे मेरे वरिष्ठ, मेरे गुरु अनिल पुरसत्कर जी हैं और मेरे कम उम्र के साथी मगर गुरु वो ही हैं प्रफुल्ल ठाकुर, जो एक नए
युवा पत्रकार है, मगर आगे चल के निश्चित रूप से उनका नाम देश भर में प्रसिद्ध होगा। वोट देंगे आप? ये सब गवाह है कि ये लड़ाई सारे पत्रकारों ने, अजीत जोगी ने 3 साल जो सरकार किया उसमें जनता के लिए उसने कोई बुरा नहीं किया था, मगर लोगों से उसने संबंध खराब किया, राजनीतिज्ञों से संबंध खराब किया। हमने सारे पत्रकारों ने जनता तक फैलाया कि आदमी बदमाश है, बदमाश है, बदमाश है, और निपट गए। भाजपा यहां कभी जीतने लायक स्थिति में नहीं है। यहाँ भाजपा के मंत्री जी हैं, उनके सामने भी बता दूं, कांग्रेस हर बार उनके थैली में उनको सौंपते रही है, झोली में उनके सौंपते रही है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अगर भाजपा अच्छी सरकार रहती तो 15 साल के सरकार के बाद उनकी वो बुरा हाल नहीं होता जो 15 सीट सिमट गए थे, जिसमें इस बार में 1 सीट भी चला गया उपचुनाव में। तो भाजपा भी इस गुमान में मत रहे कि पत्रकारों को उपेक्षा करके सत्ता चलाई जा सकती है। ऐसा रमन सिंह जी के समय भी हुआ। अचानक उन्होंने भी पत्रकारों का अपमान करना, बहिष्कृत करना सारा शुरू किया। फिर भूपेश बघेल जी का शासन आया। हम लोगों ने पत्रकार शिक्षा कानून को लेकर जो आंदोलन किया था, उसमें पहले ही धोखाधड़ी हमारे साथ टीएससी देव कर चुके थे कि विपक्ष में रहते हुए बोले थे कि हम एक निजी विधेयक लाएंगे, मगर सरकार चली गई, निजी विधेयक नहीं आया। फिर हमने जब लड़ाई लड़ी तो बोले कि उन्होंने चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल किया, बोले कि हम सरकार बनती है 1 महीना में हम विधेयक ले आएंगे। 1 साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। 1 साल के बाद एक कमेटी गठित हुई, आफ्ताब आलम कमेटी। ये जरूरी है ये सब जानना, इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूं। क्या अगर आप लोग आपत्ति हो तो मैं जल्दी खत्म कर दूं। तो जस्टिस आफ्ताब आलम की नेतृत्व में एक कमेटी बनी, जिसमें उच्चतम न्यायालय के और न्यायाधीश भी थे, बहुत प्रसिद्ध वकील थे, और बहुत दुखद बात यह है कि एक महान पत्रकार साथी हमारे थे जिससे हमको काफी हो गई थी, रुचिर गर्ग, जिसकी महानता बहुत चर्चित थी, जो एक संवेदनशील पत्रकार माने जाते थे। मगर अचानक जैसे किसी अपराधी का हृदय परिवर्तन होता है, वैसे पता नहीं उनका क्या हृदय परिवर्तन हो गया, और राजनीतिज्ञ बन गए। अब पूरी तरह से राजनीतिज्ञ बन गए, और वो भी उस कमेटी में शामिल थे। उसके बाद भी जस्टिस आफ्ताब आलम कमेटी ने जस्टिस आफ्ताब आलम के नेतृत्व में जगदलपुर, यहाँ रायपुर और अंबिकापुर, ये 3 जगह में जाके हम पत्रकारों से, बुद्धिजीवियों से, वकीलों से सबसे बात किया। हम सबने सुझाव दिया। हमारे सारे सुझाव के आधार पर उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, मगर उस ड्राफ्ट को भूपेश बघेल सरकार इतने घमंड में चूर थी कि उस ड्राफ्ट को पूरा कचरे के डब्बे में डाल दिया, और चुनाव के 6 महीने पहले बजट सत्र में उसको पास किए और लागू 3 महीना पहले किए। मगर लागू करने से पहले 10 पत्रकारों को, सुनील नामदेव के साथ 10 पत्रकारों को जेल भेजा गया। पत्रकार सुरक्षा लागू करने के बाद तो पत्रकार सुरक्षा कमेटी जो बनी है, उस पत्रकार सुरक्षा कमेटी की बैठक, चलिए अब तो नई सरकार आ गई है, अब हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो बैठकें करेंगे, और उसमें हम बहुत सारे सुधार चाहते हैं। उस पत्रकार सुरक्षा कानून को ऐसा बनाया गया कि पत्रकारों की सुरक्षा नहीं, असुरक्षा के लिए बनाया गया, अधिकारियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया, अफसरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। पहले तो उसमें ये तय किया गया था कि हर जिला स्तर पे एक पत्रकारों की रक्षा समिति रहेगी, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, जिला, हाँ, जिला सुरक्षा कमेटी ऐसा कुछ नाम था। मगर सुरक्षा नहीं था, उसमें कौन थे? जो पत्रकारों के लिए खतरा पैदा करने के प्रमुख कारण होते हैं, आईएएस और आईपीएस, उनको शामिल किया गया था, जिसका हमने विरोध किया, पूरे प्रदेश में विरोध हुआ। उसको सुधारने के बजाय जब इन्होंने जस्टिस आफ्ताब आलम को वापस भेज दिया अपने घर, वो बैठे रहे दिल्ली जाके, इन्होंने आईएएस लोगों को सौंप दिया। वो कौन आईएएस लोगों को? वही भ्रष्ट आईएएस लोगों को जिसके खिलाफ अभी बीजेपी की सरकार कार्रवाई कर रही है। विवेक दाढ़ जैसे, मैं बहुत सारा नाम है, सबका लेने जरूरी नहीं है, सारे पत्रकार हैं, सब जानते हैं। मैं खुलेआम ले भी सकता हूँ, मैं एक ऐसा पत्रकार हूं जिसको ना मान हानि की परवाह रहती है,
न मार खाने की परवाह रहती है, न मर जाने की परवाह रहती है। तो मुझे नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं है। तो इन लोग एक कमेटी ने फिर उस ड्राफ्ट को फाइनल किया। अब ड्राफ्ट में फाइनल करके ये था कि जस्टिस आफ्ताब आलम की कमेटी ने, ये मौका मैं इसलिए आज मिला है 10 मिनट आपसे बात करने का कर लेता हूं। अभी तक भूपेश सरकार ने तो कभी मौका ही नहीं दिया हमको कि मैं बता सकूं पत्रकारों को कि क्या इसमें गड़बड़ है। वो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए नहीं, पूरी तरह से पत्रकारों को पत्रकारिता खत्म करने के लिए बनाया गया। जस्टिस आफ्ताब आलम की कमेटी में तय किया गया था कि अगर अब आरोप सिद्ध हो जाए किसी पत्रकार को प्रताड़ित किया है किसी अधिकारी ने या किसी भी तत्व ने, तो उसको 1 साल के सजा का प्रावधान था। इस प्रावधान को खत्म करके इस अभी वाले में केवल 15,000 या 25,000 का जुर्माना का तय किया गया। अधिकतम हो सकता है 2,000 में समाप्त हो जाए। और सबसे बड़ी बात, कारपोरेट को तो उन्होंने और छूट दे दिया। कारपोरेट के खिलाफ अगर तय होता है कि उसने पत्रकारों को प्रताड़ित किया है, अडानी ने प्रताड़ित किया, अंबानी ने या जिंदल ने, तो उन्हें केवल 10,000 लगेगा। और सबसे बड़ी बात और ये हो गई कि पहली बार पत्रकारों को सजा मिलेगा इस कानून के लागू होने से। अगर पत्रकार की शिकायत झूठी पाई गई तो पत्रकार को 10,000 रुपए जुर्माना मिलेगा और पत्रकार की वो सदस्यता खत्म हो जाएगी। और आखिरी बात, इसमें बहुत सारी चीजें हैं मगर इतने कम समय में मैं सारी चीजें नहीं रख पाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं, मेरा आर्टिकल है इसमें, चाहे तो सबको लिंक भेज दूंगा। कि अभी अब क्या है कि किसी भी पोर्टल के पत्रकार हैं, किसी चैनल के पत्रकार हैं, आप अपने आप को पत्रकार मानते हैं, अभी देश के किसी भी विधेयक में ये पत्रकारों की परिभाषा तय नहीं हुई है। कोई भी आदमी अपने आप को पत्रकार बता सकता है जो लिखना जानता है, जो समाचार भेजना जानता है। मगर इस अधिनियम के लागू होने के बाद ये तय होगा कि जो रजिस्टर्ड होंगे वही पत्रकार होंगे। और रजिस्टर्ड करने की जो समिति बनेगी, जिस पार्टी की सरकार रहेगी उस पार्टी के पत्रकार रहेंगे और उस पार्टी के अधिकारी मिलकर तय करेंगे कि इसको पत्रकार माने कि नहीं माने। अब कौन शुक्ला भाजपा के खिलाफ लिखेगा तो क्या उसको पत्रकार मानेंगे? मतलब तय है कि सत्य के खिलाफ लिखेंगे तो आप पत्रकार नहीं मानेंगे जाएंगे और पत्रकार प्रताड़ित होंगे, जेल जाएंगे, मारे जाएंगे। और असली बात मैं कह दूं, हाँ तो ठीक है, मैं अंतिम सार में कह दूं, पत्रकार तब से परेशान हो रहे हैं जब से राजा महाराजा और सत्ता बनी है। जब से सत्ता बनी है तब से पत्रकार प्रताड़ित होता है। नारद का जमाना नहीं, हमारे हिंदू धर्म में कहानी है, नारद कहीं भी जाते थे, रावण के यहाँ भी जाते थे, कंस के यहाँ भी जाते थे, भगवान के पास भी जाते थे, कहीं से प्रताड़ित नहीं होते थे। मगर जब से राजा महाराजाओं का इतिहास आया है तब से राजा महाराजाओं का चाटुकारी करने वाले लोग ही और उन्हीं की कहानी चर्चित है और वही पत्रकार और वही लेखक माने जाते रहे हैं। अगर आपको ईमानदारी से पत्रकारिता करना है तो आप तैयार रहिए प्रताड़ित होने के लिए, आप तैयार रहिए मार खाने के लिए, आप तैयार रहिए मर जाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। ईमानदारी की पत्रकारिता जिंदाबाद। एक मिनट बस, मैं बताना भूल गया हूं कि भाजपा की 15 साल की सरकार के समय भी बहुत सारे पत्रकार जेल गए थे, केवल कांग्रेस में गए थे ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद। कमल शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने आप के लिए जागरूक करने के लिए। इसी क्रम में मैं भीम साहू जी को बुलाऊंगी मंच पर, जो आए हुए हमारे अतिथि कमल शुक्ला जी का स्वागत करेंगे। भीम साहू जी पुष्प से स्वागत करेंगे। लगा रहे हैं।
हमारे बहुत गर्व की बात है, श्री राम विचार नितान जी अभी हमें अपने आशीष वचन दे रहे हैं। पूरे भारत सम्मान टीम को आज के इस अवसर पर मैं खास करके इसके लिए जो काफी प्रयास किए कुमार जितेंद्र, जैसा नाम वैसा काम, तो इनके आग्रह, इनके बुलावे पे मैं भी आपके बीच में यहाँ आया हूँ। और यहाँ आने के बाद हमारे बड़े बहुत ही पुराने, बहुत ही सम्मानित अनिल कुसुरकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रफुल्ल ठाकुर साहब जो भी नए यहाँ रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई। कमल शुक्ला जी का भी आप सबने इनकी दर्द का भी बयान आप लोगों ने सुना, पत्रकारिता के संबंध में क्या क्या झेलना पड़ता है वो भी सुना। और स्वर्गीय सुशील शर्मा जी जो पत्रकारिता जगत में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, उनके परिवार के परिजन यहाँ उपस्थित हैं जिनको सम्मान दिया। पुलिस परिवार के संजू मिश्रा जी, संजू जी भी, और विपुल मिश्रा जी, भीम साहू जी सहित यहाँ पर उपस्थित सभी साथी। मैं तो सिर्फ आपके बीच में कुछ देर के लिए आया था कि आप सबसे मिलते मुलाकात करते हुए निकल जाऊंगा, क्योंकि हम लोग के सामने अभी काफी चुनाव को लेकर के व्यस्तता भी काफी चल रही है। तो मैं अभी बस्तर से ही लौट रहा हूँ, यहीं आकर के आपसे होते हुए 7 बजे से मेरी बैठक शुरू हो जाएगी, तो इसलिए मैं वहां भी निकल रहा हूँ। नए प्रदेश कार्यालय बगल में एक अभी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का भी कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी मुझे जाना था। एक वहां का भी आमंत्रण है कि वहां आना जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम को छोड़ना पड़ेगा, महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए मैं सीधे जाऊंगा। मैं इतनी कहूंगा कि भारत सम्मान के साथ साथ बाकी पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए जितने भी मित्र लोग हैं वो हैं भी तो इसी समाज के। वो पत्रकारिता हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग से टपक गए। हमारे बीच के ही परिवारजन हैं, परिवार के लोग हैं, वहीं से निकलते वहीं से आते हैं, और वहीं के धरातल में रह करके जो उनके लगता है कि हमें कुछ न कुछ इसमें करना चाहिए, तो पॉजिटिव सोचने वाले पॉजिटिव बात रखेंगे, और जिनको पॉजिटिव नहीं रखना है तो कई तरह के भी बात को मिला जुला के रखेगा। तो हर तरह का चलता है, सोचने का, करने का अपनी अपनी नजरिया है। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कोई ना कोई अपराध हो जाता, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे कोई ना गलती न होती। मनुष्य तो वैसे भी गलतियों का ही पुतला है, तो हर कोई में कहीं न कहीं, लेकिन उससे, और अगर बाकी काम देखा जाए कि हमें
मंजिल तक पहुंचना है तो लोग कई रास्ते चुनते हैं, तो उसमें कुछ सीधे रास्ते चलना चाहता है, कोई और टेढ़ा मेढ़े रास्ते से जाने का आदी होता है। तो यह कुल मिलाकर के आप लोग ये पिछला 13 वर्ष का सफर के बाद लोगों के जहन में, लोगों के दिलो दिमाग में जो स्थान बनाया है, मैं समझता हूं कि ये निश्चित ही गर्व करने वाला विषय है। आने वाला समय आपके लिए और सुखद हो और अच्छा हो। आपने 13 साल का सफर किया, 14 साल में निश्चित ही कठिन संघर्ष के बाद, कठिन दौर के बाद धीरे धीरे रास्ता आसान हो जाता है। तो आपके रास्ते आसान भी हों, सुगमता के साथ जो आप मंजिल को पा सकें, क्योंकि शुरुआत की होंगे 1-2 के साथ और आज पूरी टीम मिलती है। तो आप सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जैसा नाम है वैसे आपको सम्मान मिलता है, मेरी ये शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार नितिन जी से निवेदन करूंगी, नितान जी का स्वागत कर, फुल रूप से स्वागत करें, धन्यवाद ज्ञापन करें, क्योंकि सर को बहुत लेट हो रहा है, सर की इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो उन्हें जाना है। ओके, सम्मान कितने ही हो गया? हाँ, चलो हाँ। अच्छा भाई साहब जी, हाँ, अच्छा जी, अच्छा सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हमें पता ही है कि पत्रकारिता के फील्ड में जो समर्पण और बलिदान होता है वो कई बार हमें दिख नहीं सकता। उसके सम्मान को, उसको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के नजर में उसका एक सम्मान बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो उसी क्रम में अभी मैं सुनील जी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रायपुर से, मंच पर निवेदन करूंगी कि सम्मान के लिए आए। सुनील पुष्कर जी, अनिल सॉरी सर, अब हम आराम से पहले आपके विचार सुनेंगे। नहीं, एक मिनट, मुझे ही आना है, रिकॉर्डिंग नहीं होगा। धन्यवाद। अब आराम से तो सुनोगे क्योंकि अब जल्दी भी नहीं है और खतरा भी नहीं। लेकिन ये भारत सम्मान के जो 13 साल पूरे हो रहे हैं और 14वें साल में प्रवेश कर रहा है भारत सम्मान, तो मैं समझता हूँ कि 14 साल भगवान राम का भी वनवास था, तो इनका वनवास अब खत्म हो जाएगा 14वें साल में, और अगले साल से ये राजयोग इनको मिले, दिखे इनको। और यहाँ जब सभी बैठे जितने साथी, कमल की एक बात जो है वो बहुत गौर करने लायक है कि जितने लोग जेल गए वहीं तक तो नहीं आए, तो कैसे मानोगे प्रताड़ना हुई। और फिर आप जो है ये सोचकर क्यों आ रहे हो कि आपका स्वागत ही होगा। ये पत्रकारिता क्षेत्र है, यहाँ आप पर सिर्फ फूलों के हार ही बरसे, फूल ही बरसे, डंडे ना बरसे,
तो ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि कोई भी एक बात किसी एक आदमी को अच्छी लग सकती है, लेकिन वही बात किसी दूसरे आदमी को बुरी लगेगी ही। तो जब आप पत्रकारिता कर रहे हो और अपेक्षा कर पत्रकारिता में आ रहे हो, तो फिर उपेक्षित हो गए, और उपेक्षित होने के बाद तनाव आता है। कोई नई बात नहीं है, आप लोग तो नई पीढ़ी के हो। कमल ने तो इस राज्य बनने के बाद की बात शुरू की, अजीत जोगी सरकार के बाद। उसके पहले का दौर भी जो है, यहाँ के जो हमसे पहले वाली पीढ़ी ने, मैं आप लोगों की और पुरानी पीढ़ी के बीच की कड़ी हूँ, इमरजेंसी का दौर भी देखा है। जब सरकारी अफसर अखबार के दफ्तर में बैठते थे और वो बताते थे क्या खबर जाएगी क्या नहीं जाएगी। प्रेस क्लब में इमरजेंसी दिवस मनाया जाता था, मैंने शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे जाने के बाद वो बंद हो गया, क्योंकि मेरे जाने के बाद सुविधाएं शुरू हो गई तो इमरजेंसी बंद हो गई। विद्याचरण शुक्ला यहीं के थे, यहीं के सूचना मंत्री प्रसारण मंत्री थे, और वो जो दौर था उसमें तो सुनने का किसी का सुनवाई का भी हक नहीं था, सीधा अंदर। और रायपुर प्रेस क्लब में ही इमरजेंसी के समय मधु लिमेव गिरफ्तारी के लिए कोशिश की थी पुलिस ने, तो पत्रकारों ने लड़ झगड़ कर उनको वापस कर दिया था। तो रायपुर प्रेस क्लब बहुत ताकतवर संस्था है। प्रदेश में बहुत सारे पत्रकार संघ, एक संघ मेरा भी है, गिनती नहीं, जन्म उर्वरक तरह संघ है, लेकिन अपने ही सदस्य की वो रक्षा नहीं कर सकता। अंबिकापुर की ही बात जब कमल बता रहा था, रमन सिंह की सरकार में ये हुआ वो हुआ, रमन सिंह की सरकार में ही आपके अंबिकापुर का मनीष सोनी, उसके खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिश की थी, और 100-150 पुलिस वाले कहते थे। कांग्रेस की सरकार को ही बता रहा हूँ मैं, मनीष के लिए। मनीष का मैं सिर्फ एक ही जो जानता हूँ वही बता रहा हूँ मैं, है ना। कांग्रेस में मेरे को मालूम नहीं, जो भाजपा बता रहा हूँ, पुलिस उसके घर में घुस गई थी, तब मैं रमन सिंह से ही बात करके उसकी गिरफ्तारी को रुकवाया था, और रुक गई थी गिरफ्तारी। वो बीडी निजामी की संस्था का सदस्य था। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बात सुनी नहीं जाती, प्लेटफॉर्म भी सही होना चाहिए, माध्यम भी सही होना चाहिए। और ऐसा ये आप लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि मेरे खिलाफ तो जोगी जी की सरकार में मेरे अकेले के खिलाफ नहीं, पत्रकार तो मैं था, मेरा एक भाई इंजीनियर और मेरा एक भाई जो व्यवसायी था, तीनों भाइयों के खिलाफ एक सप्ताह में 307 दर्ज हुई। तो लड़ना तो आपको पड़ेगा, या तो फिर हीरो बन लो या फिर सरकार की चाटुकारिता कर लो। और अगर आप चाटुकारिता कर रहे हो तो फिर बड़े बड़े मकान बनाओ, फिर काहे ईमानदारी की बात करते हो। और फिर ईमानदारी करना भी है तो फिर काहे आप फिर सोच रहे हो कि आप फिर डंडे नहीं बरसेंगे। आप किसी का खेल खराब कर रहे हो तो आपको डंडे बरसेंगे। मुझको तो पुलिस सुरक्षा मिली थी, 24 घंटे हथियार बंद पुलिस सुरक्षा। अजीत जोगी ने तो जो कहा था, अजीत जोगी वाला मामला आप लोग को मालूम भी नहीं होगा, विधायक खरीद फरोख्त वाला, मैं ही था उसमें शामिल। रमन सिंह ने मुझे सुरक्षा दी थी, 24 घंटे पुलिस पहले रहता था, मैं वापस कर दिया। मैं बोला मेरे मरना होगा, जिस दिन जाना होगा मर जाऊंगा, पुलिस वाला थोड़ी बचाएगा। तो आप ये सोच के अगर आ रहे हो पत्रकारिता में कि नहीं मेरे को तो सिर्फ मैं जाऊंगा, जगह जगह जाऊंगा, मेरे को अरे भैया आप आ गए, अरे भैया आप आ गए, भैया आप आ गए, ये सोच के अगर आ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, पत्रकारिता करो ही मत। आपके पास दोनों रास्ते हैं, और पत्रकारिता में संघर्ष आज का नहीं है। राज्य बनते ही राजनारायण जो हमारे सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक थे, जो स्टेट्समैन जिनको पुरस्कार मिला था ग्रामीण पत्रकारिता के, वो छत्तीसगढ़ क्या पूरे मध्य प्रदेश में इकलौते पत्रकार थे जो जिन्होंने गांव-गांव जा जाके पत्रकारिता की थी। उनके खिलाफ अपराध दर्ज हो गए तो उनको जेल में डाल दिए थे, अजीत जोगी की सरकार थी। तब इसी प्रेस क्लब से जो है अभियान चलाए गए थे। घर में अलग हमला हुआ, वो तो होगा ही। आप उपेक्षा क्यों, आप अपेक्षा क्यों कर रहे हो कि मैं आपको गाली दूंगा और आप मुझे क्या बोलोगे? नहीं भाई सही बोल रहा है, चोर को चोर बोलोगे वो आपको आगे हार में आएगा क्या? वो तो मारेगा ही डंडे। चोर को चोर बोलोगे या बोलोगे कि नहीं मेरे नमस्ते करे, कैसे होगा? फिर जब आप इस पथ को चुन रहे हो तो आपको चुनने के पहले ये सोचना चाहिए कि ये कांटों भरा रास्ता है, यहाँ पे आपको बहुत कोई लाल कालीन बिछाकर आपका स्वागत करने वाला नहीं। आप अपेक्षाएं हैं तो फिर उपेक्षित होगे तो फिर तकलीफ होगी। ऐसा नहीं है कि हर किसी को तकलीफ हो रही है, सबको तकलीफ होती है। कमल को तकलीफ हुई, कमल झेला, सुशील झेल नहीं पाया, सुशील उस तनाव को झेल नहीं पाया। कमल के पहले अखबार का मेरे ख्याल से उस समय ये रमन सिंह की सरकार ही थी, नहीं जोगी जी की सरकार थी,
है ना। इस वजह से निकलवाता तो मैं उनको भी डराता हूं। नहीं, जब विमोचन तो मैं ही किया था ना नीचे। हाँ, विमोचन पूरे रायपुर के सारे पत्रकारों ने विमोचन करने से इनकार कर दिया था इसके साप्ताहिक का शुरुआत में। जब सब थक गए, बोले यार अरविंद जी कोई मैं आ जा, मैं करता हूँ। इसी प्रेस क्लब में इनके अखबार का विमोचन हुआ था। तो हम तो नहीं डरे, जो जिसको नहीं डरना है वो नहीं डरेगा, फिर वो कबीर बन के घूमे, लिए लपुटे, फिर लपुटी लो ना। फिर आप फिर कहे आप बड़ी बड़ी उम्मीदें पालते हैं। सरकार कोई भी आए, सरकार कोई भी जाए, मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार का चरित्र एक ही होता है। सरकार का चरित्र कभी नहीं बदलता। जो सत्ता में है वो भ्रष्ट रहता है, और जिसके पास सर्वोच्च सत्ता होती है वो संपूर्ण रूप से भ्रष्ट होता है। तो फिर वो भ्रष्ट होता है तो भ्रष्ट आदमी कोई भी दबाएगा। ये कमल जो है यहाँ पे बूढ़ापारा में इन लोग धरने पे बैठे थे, उस समय राजेश कुमार टोप्पो सीपीआर होता था। तो मुझे पता चला कि यहाँ बैठा है, विधानसभा का सत्र था। तो मैं जैसे मिलने गया, मैं बोला क्यों, कोई नहीं बात कर रहा है? बोले जी। तो मैं वहीं से उसको सुकुमार टोप्पो को बोला था, मैंने तो 5 मिनट के अंदर जिसको नहीं बुलाया कमल को बात करने, तो याद रखना कल से मैं प्रेस क्लब में सामने में बैठूंगा। तू बुलाया, ये गए थे, मैं ही लेके कर गया था। इन लोगों की पसंद से ही नाम गया था आगे। मैं बैठा था इन लोगों के साथ, लेकिन नाम इन लोगों ने पत्रकार सुरक्षा समिति के लिए दूसरे पत्रकार का दिया था। बाद में बोलते क्या हुआ, निर्णय परिवर्तन हो गया। अरे आप ही की पसंद थी भैया, ठीक ही नहीं? आप लोग नाम दिए थे ना। मैं बैठा हूं, मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं, लड़ाई झगड़ा करता मैं हूं, क्रांतिकारी कोई और कहलाता, वो बैठा हुआ पीछे में आजाद चला गया। तो ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मेरा एक कहने का है, मैं कहना ये चाहता हूं कि आप अगर पत्रकारिता पे आए हो तो आपको समाज विशिष्ट स्थान देता है, यही पर्याप्त है। आप इससे ज्यादा की अपेक्षा मत करें। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप किसी एक गरीब का भला भी कर रहे हो? आप 100 काम अच्छे कर रहे हो, उसका पुण्य आपका जो है वो आपका पुण्य कोई चुरा नहीं सकता, और आपके हिस्से की रोटी कोई और खा नहीं सकता। आप जरूरत से ज्यादा सोचो मत, जरूरत से ज्यादा अपेक्षा करो मत। और फिर अकेला चना जो है वो भाड़ फोड़ नहीं सकता। हर कोई अलग अलग लड़ाई लड़े, हर कोई अलग अलग प्रताड़ित होते रहे, चाहे जितेंद्र हो, चाहे कमल हो, चाहे हमारे यहाँ सुनील हो। हमारे प्रेस क्लब से तो विज्ञप्ति तक जारी नहीं हुई थी। तो मैं लड़ झगड़ के जांच की विज्ञप्ति जारी की, जबकि मैं पदाधिकारी नहीं था। ये वाइब्रेशन नहीं हो रहा। तो आप अगर सुविधा लेना चाहोगे तो फिर आप दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। आप गाय को डंडा भी मारोगे, बोलोगे मैं दूध भी लूंगा तो नहीं होगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे पत्रकार हैं कि काजू भी नहीं खिलाते, काजू का फोटो दिखाते हैं गाय को और बोलते दूध मिल जाए, कहां से होगा? आप सब नए हैं, सब उम्मीद से जोश से भरे हुए हैं। कठिनाई तो है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, और उससे भी ज्यादा कठिन डगर है ये पत्रकारिता की। अगर आपने इसको चुना है तो हंसी खुशी चलिए, जो होगा देखा जाएगा। कमल तो लड़ ही रहा है, और भी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। कि हम नहीं लड़ रहे, हम भी लड़ रहे हैं। देखो ऐसा है, कोई किसी की बात सुनने के लिए कोई बाध्य नहीं है। वो 2 लाइन कटाक्ष किया, आपको बहुत तकलीफ हो गई। कमल शुक्ला उसके मुंह पे उसके जूता मारा, वो आपको दिखाई नहीं। तो आप अगर अंधे हो तो आपका कोई इलाज नहीं। आप अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, आप एक ही तरफ देखना चाहते हो, तो उसका कोई इलाज नहीं। आप एक ही चीज क्यों देख रहे हो? आप सिक्के के दोनों क्या क्या नहीं बोला कमल? बोला कि नहीं बोला? मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूं किसी सरकार का, वो तो सरकार का नाम नहीं ले रहा। मैं तो अजीत जोगी का भी नाम नहीं ले रहा। अजीत जोगी ने साफ कहा था मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अब वो अगर सरकार में आता तो हो सकता है कि मेरे को शहर प्रदेश छोड़ना पड़ जाता। तो क्या मैं वो सुगाली देता रहूं? अरे तो मैंने भी तो छेड़ा है उसको, मैंने भी तो उसकी सरकार जो है बना रहा था, भाजपा सरकार गिरान बना रहा था, मैं भी उससे खेल बिगाड़ा हूं। तो मेरे को गोली नहीं मारेगा, क्या करेगा? मेरे को क्या वो फूल बनाएगा क्या? अरे यार वो अच्छा किया, मैं सरकार गिरा रहा था, तू बिगाड़ दिया खेल। आप उसका खेल बिगाड़ोगे और आप उससे उम्मीद करोगे कि आपको नमस्ते करे, कैसे संभव है? अब हम विचार निताम के समय में जो और भी हमारे साथी हो, तो मैं इसको प्रफुल्ल को बता भी रहा था, रुचि भी था उस समय। अजय चौधरी
एक अपना वीडियो जर्नलिस्ट अजय चौधरी सहारा में, उसकी कार पर उसको मारे थे इंजीनियरिंग कॉलेज में सामने में, उस समय एनआईटी हो गया था वो, और उसकी कार पर पूरा मट्टी तेल डाल दिए थे, उसके ऊपर भी मट्टी तेल डाल दिए थे, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा था, बहुत बुरी तरह मारे थे। ये गृह मंत्री थे रामविचार नेताम, मंत्रालय का घेराव किए, जाके सीएम से मिलने गए थे, बोले इससे बात करो, मैं बोले इस मूर्ख से कौन बात करेगा, ये मैं सबके सामने बोला तो सारे लोग थे उस समय। आप अपनी ही बात क्यों सोच रहे हो? जब आपका झगड़ा है उससे आप जब झगड़ने जा रहे हो तो झगड़ा होगा ही होगा। हम क्या रमन सिंह से झगड़ा नहीं किए क्या? हम क्या अजीत जोगी से झगड़ा नहीं जा रहे, हम तो विद्याचरण जी से झगड़ा किए हुए। तो आप उससे फिर वो सोच रहे हो कि वो मेरे को नमस्ते भी करे। रामविचार जी को जो कहना था, वो एक मंत्री है, अपनी पद की मर्यादा के अनुसार उन्होंने जो शालीनता से कहा और वो चले गए। उनको वैसे ही समझ में आ गया था, इसीलिए पहले ही बोल दिया मैं अब आराम से सुनो, अब किसी को जल्दी भी नहीं है और अब खतरा भी नहीं है। वो कमल ऐसा बात बोल दिया, आते आप किसी को आते ही बुलाओगे, घर में बुलाओगे, आते ही बोलोगे तुम साले चोर होकर के तो बैठेंगे तुम्हारे घर में, आगे बुलाओ तो चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ, उसके बाद बोले यार आप अच्छे काम नहीं करते हो, ऐसा करके बोलोगे तो सुनेगा भी। आते प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही हाल होता है, नए नए लड़के लोग बोलो सवाल करना चालू करते नहीं, पहले उल्टा सवाल कर देते हो कि भैया आप ये चोरी का आरोप है, वो क्यों बात करेगा, मुड़ के निकल लेता है। आपको जो बहुत खास चीज बोलना होता था मेरा, कोई जब देखा तो मैं ठीक है, हाँ तो जरूरी बात थी, वो बोला तो वो तो सुना ना भाई, आप तो बैठा के सुना रहे थे, किसी को घर में बुला के उसको सुना रहे हो, उसके बाद भी बोल रहे करके कि यार और कितना चाहते हो उसके खिलाफ सुनना, बताओ जितना बोलोगे सर, जिस सरकार के खिलाफ बोल देंगे। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जो पत्रकारिता में क्रांति की मशाल कहलाता था इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, वो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया गोयनका जी का। रामनाथ गोयनका जी के लिए यहीं पे प्रभास जोशी आए थे, उनसे संस्मरण उन्होंने बताए थे इमरजेंसी के बाद। रामनाथ गोयनका कभी किसी से कोई बात नहीं करते थे, वो इंडियन एक्सप्रेस जो बिल्डिंग है उसके ऊपर में बड़ा बोर्ड लगता था, उसमें रिजल्ट लगते थे, पूरे दिल्ली के लोग वहां उस टावर, एक्सप्रेस टावर पे जाते थे देखने। वो प्रभास जोशी बताया, बोले एक बार कमरे से निकल के आए और सिर्फ इतना पूछे, अरे उसका क्या हुआ रायपुर का, रायपुर से विद्याचरण चुनाव लड़ रहे थे इमरजेंसी के बाद, बोले वो हार रहे, बोले मुस्कुराए और चले गए। सिर्फ एक रिजल्ट पूछे, क्योंकि विद्याचरण जी जाकर धमकाए थे हर अखबारों को। उसमें एक अकेला इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप था जो न दबा न टूटा और सरकार के खिलाफ इमरजेंसी में भी खबर लिखता रहा, बाकी सारे लेट गए थे अखबार। जो बताएंगे ना नहीं हमने अखबारिता में सच्चाई की है, वो कि सब झूठ। इमरजेंसी के समय कोई अखबार नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक था इंडियन एक्सप्रेस। वो अखबार खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया कि वो सिर्फ सच ही बोल रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी चल रहा है, जितने में खरीदोगे नहीं उससे ज्यादा रद्दी बिकती है। एक सरकार नहीं बदल पाया। आपकी खबर में दम हो, आपकी खबर से क्रांति आए, तो फिर आपको फिर विज्ञापन भी चाहिए, जिंदा रहने के लिए विज्ञापन भी होना। अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक पत्रकार के था, उसी के धरने के समय में, अब वो है नहीं, इसलिए कुछ बात नहीं यहाँ पे, यहाँ उपस्थित नहीं है, छोड़ो जो भी बात हो। तो तुम तो कल वहां थे ना गुरु, बोले हाँ मेरे को बताया नहीं यहाँ कमल धरने में बैठा, नहीं मैं भूल गया। आपको विज्ञापन भी चाहिए और सरकार को गाली भी दो, तो दोनों चीज नहीं होंगे। और बिना विज्ञापन अखबार नहीं चलता, इसलिए आपको पत्रकार को बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। जो नौकरी पेशा है उनके साथ तो और दिक्कत, एक बैठा है उदाहरण प्रफुल्ल ठाकुर, देख लो ना इसको, ये उदाहरण नहीं है क्या? आप इससे नहीं सीख पा रहे हो क्या? अरे हमारे रायपुर में एक अकेला मैं हूं क्या जो 20 जगह नौकरी छोड़ा, यानी मेरे ही से मतभेद होते थे संपादकों से। जो लोग एक जगह शुरू किए और वहीं रिटायर हो गए, तो क्या आप मानोगे कि वो चमचा था? ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी अपनी परिस्थिति होती है, घरेलू परिस्थिति होती है, अपनी अपनी जो है समस्याएं होती है, समझौते होते हैं। हमको जरूरत नहीं थी, औरत नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, कोई समझौता नहीं करना, साले लड़ जाओ, सांड बराबर जाकर भिड़ गए, तो तकलीफ नहीं थी, छोड़ दिया नौकरी, 2 भाई कमा रहे खा लेंगे। लेकिन जिनको समझौता करना है, जिनके घर में जरूरत है, जिसके घर में जरूरत है, जिसके घर में बीमारी है, जिसके घर में शादी है, जिसके घर में बच्चों पढ़ाना है, तो वो ये नहीं कर सकता, उसको फिर बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। और आप कर क्या लोगे? सबसे बड़ी बात, मैं बोलता हूं पत्रकार अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर मानता है, मैं पूछता हूं वो कर क्या लेकर, कितनी भी अच्छी खबर बनाए, अगर रात जाके शाम के टेबल पे जाता है, संपादक बोलता है यार ये जाएगी नहीं खबर, रुक जाएगी। अब तो संपादक रहा नहीं,
अब तो मैनेजमेंट से आता है, ये एडवर्टीजमेंट वाला काम वो है। रायपुर शहर की खबर बता रहा हूं, एक बड़े औद्योगिक घराने का, औद्योगिक नहीं व्यापारिक घराने की बहू से एक्सीडेंट हुआ, लड़का मर गया, किसी अखबार में खबर नहीं। एक खबर एक अखबार में थी जिसमें चश्मदीद गवाह था उसी का, उस अखबार का पत्रकार, वो उसके फेवर में खबर, बहुत बड़ा विज्ञापनदाता है वो। और उनके यहाँ के पिताजी की जब उसके विज्ञापनदाता, जिसका नाम नहीं लेना चाहता, उसके जब पिताजी की जब निधन हुआ था पिता का उसके, तो मार्केटिंग से लेके संपादकीय तक के सारे पत्रकार शमशान में दिखे थे। और हमारा कोई पत्रकार मर जाता है तो साले शोक सभा में नहीं आते। यहां बुलाया ना, 20 लोगों का नाम दिया, 10 लोग हाजिर नहीं। चलो विषय भटक जाएगा, बहुत लंबी बात है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, भारत भास्कर सम्मान टीम को शुभकामनाएं, प्रफुल्ल को बहुत बहुत बधाई कि उसके कार्यकाल में बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। ये होते रहना चाहिए, हमारे कार्यकाल में होता था। आप क्यों रोकोगे किसी को? तो फ्री में दो, नहीं ये है हमको फ्री में मिला, फ्री में दो। इंदिरा मिश्रा हर उसके अरविंदो आश्रम की हर जो है उसकी मासिक और पाक्षिक की जो है यहीं पे इकाई अंक का विमोचन करती थी और उसके कार्यक्रम पे समीक्षा करती थी। तो ये होते रहना चाहिए। और पत्रकार है आप लोग, निश्चिंत रहिए, भगवान से बड़ा कोई नहीं, उसकी लाठी बेआवाज है। आपको अजीत जोगी ने पत्रकारों को बहुत ठोका, कहाँ है अजीत जोगी? इंदिरा गांधी इमरजेंसी लेकर आई, पूरे पत्रकार सब जेल में, विरोधी सब जेल में, कहाँ है इंदिरा गांधी? कहाँ है इमरजेंसी लाने वाली कांग्रेस? कहाँ है विद्या विया? कहाँ है रमन सिंह? तो ये सब चलते रहेगा। आप सिर्फ एक चीज सोचो कि आपकी पत्रकारिता में दुर्भावना नजर नहीं आनी चाहिए। दुर्भावना नजर आई तो आप फिर, और एक तो मैं, आप लोग कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, इतना मतलब जो पतन हुआ है हमारे समाज का, पहले लोग पुलिस को गाली देते थे, पुलिस वाले चोर हैं, फिर पहले पुलिस, फिर पॉलिटिशियंस, नेताओं को गाली बकने लगे, फिर प्लीडर्स, वकीलों को गाली बकने लगे, अब हमारा नंबर है प्रेस, जिसको देखो बोलता ये साले खबर दिखा, अरे साले को नहीं मिला होगा तो दिखा रहा है, नहीं दिखाओ, अरे साले को मिल गया होगा तो नहीं दिखा रहा है। माने आपको दोनों तरफ से गाली खाना है, पत्रकार के बारे में ये परसेप्शन बन गया है। तो आप इस मिथक को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए आपको बीच का रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर आप किसी को चोर बोल रहे हो तो चोर का पक्ष ही नहीं डाल रहे हो। अपनी भाषा भी, पत्रकारिता की भाषा भी नियंत्रित होनी चाहिए, कानून सम्मत होनी चाहिए। अगर आपकी कानून सम्मत भाषा है, आपके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं हो सकता। मैं पुलिस परिक्रमा लिखता था, सालों साल लिखा। एक एडी यहाँ आईजी थे एनके सिंह, वो एडीजी होकर रिटायर हुए, डीजी नहीं बन पाए आखिरी तक। वो पूरी ताकत लगा डाले थे, फिर यहाँ समझौता करने के लिए बात की, समझौता नहीं, और वो डीजी नहीं बन पाए क्योंकि उनके खिलाफ मैं जो खबर लिखा था वो हर बार उनके उस पर लगती थी और वो नहीं बन पाए। वो मेरे खिलाफ बहुत कोशिश किए मानहानि की। तो मैं पूरे उस कॉलम में जितना गंदा हो सकता था उतना गंदा पुलिस के लिखता था, लेकिन उसमें एक पैराग्राफ पुलिस की तारीफ जरूर लिखता था। पुलिस परिक्रमा में एक पैराग्राफ उसमें तारीफ इसलिए लिखता था कि इंटेंशन मेरा दिखना चाहिए क्लियर। मैं भाई अकेला आप ही को थोड़ी गाली बक रहा हूं, आपके यहाँ महकमे तो इसको तो तारीफ कर रहा हूं। आप आईजी गाली बको, एक सिपाही की तारीफ कर दो, आपको कोई मानहानि का दावा करके दिखाते तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन आप एक तरफा लिखोगे तो फिर एक तरफा ठुकाई होगी, उसका फिर कोई उपाय नहीं। तो चलिए, आप लोगों के बहुत बहुत जो नए लोग आए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और डरने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे बैठ गए ठाकुर साहब, और प्रेस क्लब रायपुर से ही हर आंदोलन चला है और सफल हुआ है। जो अलग अलग चलाता है आंदोलन इधर उधर, उस कोने से उस कोने से, वो कभी सफल नहीं होता। हमको हमारी राजधानी के पत्रकारों को चाटुकार लिखते हो आप। बाहर से जितने लोग आए मैं सबको बोल रहा हूं, राजधानी के पत्रकार दलाल है, राजधानी के पत्रकार चाटुकार है। क्यों? कौन बोलता है चाटुकार है? नाम लेके बताओ। हम लोग बोले, जाके बताएं बस्तर में किस प्रकार का मकान महल जैसा है। इसका नहीं बोल रहे हैं, इसको ये जाके दिखा देगा, इसका देखो महल इतना बड़ा है।
तो वो चाटुकार हर जगह मिलेंगे, विभीषण हर जगह मिलेंगे। एक पत्रकार मोहन राठौर की हत्या हुई थी, सारे बस्तर के पत्रकार एक साथ थे उस समय, लेकिन उस समय एक राजेंद्र तिवारी थे, वो उसमें थे, हाँ जगदलपुर यूएनआई में थे, वो खिलाफ में थे अकेले, बाकी पूरा बस्तर एक साथ था। उसके बाद आज तक मेरे खिलाफ वो है, वो उसकी आदत ही थी उसकी। और यही रायपुर से उस मोहन राठौर नारायणपुर में हत्या हुई थी, 1 लाख रुपए उसके परिवार को हम लोग लड़ झगड़ के डिवीजन से दिलाए, पुस्तक भी छापे थे। हाँ, तो आप अगर आप सही है तो आपके लिए लड़ने वाले एक नहीं बहुत आएंगे। हाँ, पिछली सरकार में जरूर डर का वातावरण था, भय का वातावरण था, जो भी कारण था। मैं तो नहीं डरता था क्योंकि मेरा दोस्त था, मेरे साथ पढ़ा था, भूपेश बघेल, मेरे को डर नहीं लगता था, मैं तो कुछ भी बोल देता था। लेकिन बहुत सारे कारण है, अब ये इन लोगों की पसंद भी थी। अब हमारे पत्रकार एक नहीं 2-2 पत्रकार थे वो एसडी मीडिया के, और उसके बाद पत्रकार संकट में। अब बताओ, तुम्हारे दो एक नहीं 2 खेवैया थे वहां पे, और 2 खेवैया के बाद अगर आपकी नैया डूब गई तो उसमें खेवैया को दोष दोगे कि नैया को दोष दोगे कि खुद को दोष दोगे कि तकदीर को दोष दोगे। और प्रीति महंत कमला जी मंच पे आएंगे। और हाँ भाई कमल, इधर इतनी देर में तो मुंह टूट जाएगा हम लोग का हंसते का। मैंने भैया अभी आपने मन से कहा कि अब युवा आ रहे हैं, तो हमारे सबसे युवा अध्यक्ष प्रफुल्ल भैया का हम स्वागत करते हैं। पुष्प कुछ देख के स्वागत कीजिए। जाओ, तीनों जाओ ना। इस बार परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं भैया। इधर इधर घुमाओ, इधर। तीन लड़कियों को एक साथ दे रहे हैं। भैया अभी वो नए नए अध्यक्ष बने, उनसे बहुत उम्मीदें हैं हमारी, पूरी करेंगे वो। पूरी करेंगे। और अभी जब हमारे सीनियर्स का पहले से ही मोटिवेशन मिल गया है, तो अब तो उनके ऊपर प्रभाव ज्यादा हो गया है, प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो अब तो उनको देखना ही पड़ेगा। इसी क्रम में हम सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पहले सम्मान हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम सबका आशीष वचन भी लेंगे। सुनील रामदेव जी जो रायपुर से उपस्थित है, वो मंच पर आए। सुनील नामदेव नहीं है। रामहरि गुप्ता जी जो बलरामपुर से आए, ये भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्रिक ठाकुर जी गरियाबंद से आए हुए हैं। क्रिक ठक्कर जी बाहर गए। अच्छा ये रहे, ठीक है। नहीं सामने यहाँ आ जाते तो ज्यादा बेटर जी। भैया बीच में आ जाओ, आप थोड़ा बीच में आ जाओ। ठक्कर जी नहीं नहीं, ये गरियाबंद से आए हैं।
सब हंसेंगे तो फोटो अच्छी आएगी। धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत। अभिषेक वर्मा जी जिन्हें समाज उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है। अभिषेक वर्मा जी। जितेंद्र जी ने मुख्य रूप से पत्रकार लोगों के लिए कार्यक्रम कराया। उसी क्रम में मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्हें समाज कल्याण जोड़ा और समाज उत्कृष्ट कार्य जोड़ा। उसी क्रम में 10 साल से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं और पत्रकारों के जरिए बहुत सारी सरकारी योजनाओं का प्रचार करती हैं। SSB ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो मैं चाहूंगी उनकी टीम के जो मेंबर यहाँ आए हुए हैं वो आए और लगातार अपने इस तरह के योगदान से पत्रकारों को भी सहयोग दें और आम जनता तक भी सारे मैसेज समय से पहुंचे। जैसा कि सब अपनी मन की बात रख रहे हैं तो मैं भी अपनी एक मन की बात रख देती हूँ। लास्ट ईयर जब हमारे इलेक्शन, मैं कोरबा से हूँ, लास्ट ईयर जब हमारा इलेक्शन आ रहा था तो विधायक जी ने पूछा था कि आप अपनी तरफ से क्या निवेदन चाहती हैं। तो मैंने बड़े अच्छे से, मैं एक कमेटी की अध्यक्ष थी, मैंने एक बहुत अच्छे से अपनी एक डिमांड रखी थी कि सरकारी बहुत सारी योजनाएं निकलती है, जो योजनाएं आती है और प्रचार के साथ मतलब पेपर में छप के निकल जाती है, जो पेपर ही नहीं पढ़ते उन तक योजनाएं कैसे पहुंचेंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा SSB ग्रुप एजुकेशन ग्रुप जो, हेलो सर आप ही लोग के लिए बोल रही हूँ, ये जो ग्रुप जो काम कर रहा है मुझे ऐसा लगता है क्योंकि प्रफुल्ल भैया अभी आप नए लिए तो इस पे बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। योजनाएं आती है, चलिए बात फंड की नहीं है, बात मैसेज की है। जो पेपर नहीं पढ़ते, जिन्हें ऐड पढ़ना नहीं आते, हमारी अभी महतारी योजनाएं निकली, मैंने सबसे पहले मेरे अंदर में जितनी लड़कियां काम करती है, मेरी मेट है, मेरी स्लीपर है, मैंने सबसे पहले उनका, मैं रायपुर में थी मगर उनके गांव की छुट्टी देके मैं दोनों रजिस्ट्रेशन करा के आऊँ। हमको कुछ नहीं होना 1000 से, मगर उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। तो ऐसी योजनाओं के लिए अगर पत्रकारिता विभाग हर जिले में, हर गांव में इस तरह के डिपार्टमेंट बना के काम करे ना, तो वो योजनाएं जब लोगों तक पहुंचेगी, अपनी थोड़ी सी सोच रख दे रही हूँ, जब योजनाएं लोगों तक पहुंचेगी तभी वो सफल होगा भारत। धन्यवाद। अब एक अलग कैटेगरी में पुलिस परिवार छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने वाले योद्धा को सादर आमंत्रित करूंगी। यहाँ संजीव मिश्रा जी और संतोष कुमार जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करूंगी एक बार अतिथि लोग से कि आप अपने मंच पे स्थान ग्रहण करें।
हाँ हो गया है। और किसी को सम्मान देना है? मेरे पास जो नाम था वो हो गया है, और जो उपस्थित है उनको दे सकते हैं, नाम बता देंगे। का नाम है, ये सबका नाम कहाँ है नाम? कहाँ है नाम? मेरे पास कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं है। नाम लिखो फटाफट। दिनेश सोनी जी से निवेदन करूंगी कि मंच पे आकर हमारे द्वारा दिया गया सम्मान को लें। दिनेश सोनी जी। प्रफुल्ल भैया, हम चाहेंगे आपके भी थोड़े विचार हम जाने आज के कार्यक्रम से रिलेटेड। आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप नए नए अभी नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मंच पर आसीन बड़े भैया अनिल कुशत्तर जी, कमल शुक्ला जी, दोनों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को सादर नमस्कार है। और भाई जितेंद्र को बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामना कि भारत सम्मान ने अपने 13 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 14वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहा है। इसकी उन्हें बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। मुझे उतना अच्छा बोलना नहीं आता। बड़े भैया अनिल कुशत्तर जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बहुत विस्तार से बताई है और उनको बहुत अच्छा बोलना भी आता है। तो मैं उतना माहिर नहीं हूँ उतना जितना अच्छा वो बोलते हैं। भैया कमल शुक्ला जी हैं, उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक बहुत सारी बातें रखी हैं और वो बहुत स्पष्ट रूप से बात करते हैं। वो इस बात को भी नहीं देखते कि मंच पर बीजेपी का कोई नेता बैठा है या कांग्रेस का कोई नेता बैठा है या कोई बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति बैठा है। जो उनके दिल में होता है वो साफ साफ उसी तरह से कह देते हैं, जो पत्रकारिता का धर्म भी है। या आप बिना लाग लपेट के जो आपको यथार्थ है, जो सच है, उसको आप सामने रख दें। पत्रकारिता पेशे में आना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य तो है ही है। जब हम जिस समय पत्रकारिता में आते हैं या हमने पत्रकारिता में आने का निर्णय लिया, तब तक हम मानकर ही आए थे ना कि यहाँ पे चुनौतियां होंगी ही, और उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि ये पेशा ही ऐसा है जहां आपको मुश्किलों से दो चार होना ही पड़ेगा। तो हम ये मानकर चले कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, हमारे अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है
उस पर हमेशा पाबंदी लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसी में हमको रास्ता निकालना है, इसी में संघर्ष करना है, और हम जिस पेशे में आए हैं उस पेशे के अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमको आगे करते जाना है। कोई भी किसी भी पेशे में आता है तो उसके जो उत्तरदायित्व होते हैं, उसी प्रकार का जो दायित्व हमारा है, जो समाज को हम देना चाहते हैं, जो समाज हमसे अपेक्षा करता है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरना भी हमारा दायित्व होता है। तो चाहे लाख मुश्किलें आए, कितने भी हालात बुरे हों, लेकिन हम इस पत्रकारिता के पेशे में आए हैं तो हमें उस पत्रकारिता के पेशे के धर्म को निभाना ही पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो होती रही है राज्य बनने के पहले और राज्य बनने के बाद भी। पत्रकारिता पर ये कोई चीज जो है पहली बार नहीं हुई है, ये राजाश्रय के समय भी हुआ करता था, और ये जब सरकारें आई, लोकतंत्र आया, तब भी इस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं। कोई भी राजा कभी भी अपनी प्रजा में से पढ़े लिखे लोगों को, बोलने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करता था। तो ये राज्य व्यवस्था में भी ये चीजें थी। जब सत्ता आई, जब लोकतंत्र आया, किसी भी देश का लोकतंत्र हो, तो अगर जिन देशों में लोकतंत्र आया वहां भी ये था कि पढ़ने लिखने और बोलने वालों को हमेशा दबाने की, कुचलने की कोशिश की जाती रही। पत्रकार उनको तो पेशा ही है बोलना, कहना, लिखना, पढ़ना, ये सारा उनका पैसा था। तो सरकारें नहीं चाहती कि भाई, जो जाहिर सी बात है, अगर पत्रकार लिखेगा तो वो व्यवस्था के खिलाफ जाएंगी बातें, और व्यवस्था के खिलाफ जाएंगी बातें तो व्यवस्था में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, तो उसके खिलाफ साजिशें होंगी, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे, और उसका सामना करते हुए हमको अपना काम करना पड़ेगा, जो कि हम करते भी हैं। राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद भी लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले होते रहे हैं, पत्रकारों के खिलाफ ज्यादतियां होती रही हैं, पत्रकारों के खिलाफ FIR होती रही हैं। बावजूद इसके पत्रकार हमेशा डटे रहे हैं उन चुनौतियों का सामना करते हुए, और आज भी अपने उस पत्रकारिता धर्म का पालन वो कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें भैया बता रहे थे, पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर हो, कि हम चाहते थे कि जिस तरह की हालात पैदा हो रहे थे राज्य में, उसमें पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करवाना प्रदेश में बहुत जरूरी था, और उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। हम लोग तो अभी बहुत कम उम्र के हैं, और इस लड़ाई में हमारा कोई बहुत ऐसा योगदान प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहा है, लेकिन बड़े भैया लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने तो बड़ी मेहनत की है इस पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए। और प्रदेश में जब पत्रकार सुरक्षा कानून पिछली बार सरकार में लागू हुआ तो बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, और जो जिस तरह के पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर हम लोग सोच रहे थे कि वो आएगा और पत्रकारों की सुरक्षा करेगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे तो बिल्कुल कमल भैया जो बोल रहे थे वो बात एकदम सच है कि उससे तो अधिकारियों की सुरक्षा होनी है, पत्रकारों की सुरक्षा तो बिल्कुल भी नहीं होनी है। पिछले 5 साल बहुत अच्छे नहीं रहे पत्रकारों के लिहाज से, तो बहुत ही बुरे रहे। ऐसा नहीं कि इसके पहले के 15 साल बहुत अच्छे थे, वो भी बहुत खराब थे, लेकिन पिछले 5 साल सरकार के दृष्टि से देखेंगे तो बहुत बुरे रहे पत्रकारों के लिए। और बहुत सारे ऐसे पत्रकार, कमल भैया के साथ जो घटना हुई, उनके साथ तो मारपीट तक की घटना हो गई थी, और उस मारपीट की घटना में हम लोगों ने भी बहुत बड़ा आंदोलन एक रायपुर में किया था, और उस आंदोलन की परिणति भी जो हुई उसमें मैं भी उसका सहभागी रहा, भोगी उसका मैं भी हूँ, कि मेरा ट्रांसफर जो है मेरे संस्थान ने उठाकर जसपुर में कर दिया था, जहां वो अखबार छपता भी नहीं है, जहां उस अखबार की एक प्रति भी बनी बैठती थी, उस जगह पे मेरा भी ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो इस 5 साल में, पिछले 5 साल में प्रताड़ित हुए हैं, और उसके पहले भी प्रताड़ित हुए हैं और प्रताड़ित होते रहे हैं। तो पत्रकार सुरक्षा कानून से हम उम्मीद कर रहे थे कि जब ये कानून बनेगा तो बेहतर कुछ होगा, लेकिन हमको ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि कानून सरकार बनाती है, और सरकार कानूनों को अपने हिसाब से बनाती है, वो हमारे हिसाब से नहीं बनाएगी कोई भी चीज। लेकिन हमको तो काम करना है, तो हमको जब काम करना है तो कानून जो है वो सब तो अपनी जगह पर है। हम कानून के फंदे में न फंसने पाए, कानून की पेचीदगियां, कानून की बारीकियों से न बचने पाए, उसके लिए अनिल भैया जो बात बोल रहे थे कि हमको अपनी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम पत्रकारिता करते हैं तो हमको अपनी, मेरे खिलाफ कोई मामले दर्ज नहीं हुए, मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है, मेरे खिलाफ कोई मामले दर्ज नहीं हुए, क्योंकि मैं हमेशा लिखता रहा हूं, बोलता रहा हूं। इसकी वजह से भी नहीं हो पाए क्योंकि मेरी भाषा कभी इस स्तर तक नहीं गई जिसमें मुझे किसी तरह से वो फंसा सकते थे। तो भाषा का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, आप अपने बोलने में भी, आपके लिखने में भी। भाषा की शुचिता जो है वो रहनी। जर्नलिज्म देखिए, जितने भी अखबार हैं और चीजें हैं, वो क्यों मानहानि के मुकदमे बहुत सारे मामलों में नहीं उनके ऊपर आते, जबकि बड़ी बड़ी सी खबरें छाप देते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि भैया भाषा उनकी अच्छी होती है,
तो भाषा अगर ठीक है, अगर उसमें जर्नलिज्म आप कर रहे हैं अच्छी भाषा को रखते हुए, तो आपके ऊपर ऐसे मामलों की गुंजाइश जो है वो कम हो जाती है। तो हमको अपनी भी चीजें देखनी है, सिर्फ ये नहीं कि सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, सत्ता के खिलाफ लिख रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ लिख दे रहे हैं तो कार्रवाइयां हो रही हैं। कभी कभी हमारी भी गलतियां रहती हैं, तो हमको भी अपनी उन गलतियों को देखना चाहिए। अगर अपने से गलती है तो उसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि शासन की जो गलतियां हैं वो उसकी सुधार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उस व्यवस्था को बदलने के लिए, उस व्यवस्था में सुधार के लिए हम संघर्ष कर रहे होते हैं, उसके लिए हम जर्नलिज्म में आए हैं, उसके लिए हम पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन हमको अपनी गलती भी देखनी है, अपने लिए भी पत्रकारिता करनी चाहिए, हमको उस गलती को भी सुधारना चाहिए। दूसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि देखिए, पत्रकारिता बहुत सारे हिस्सों में, पत्रकार बहुत सारे हिस्सों में बटे हुए हैं प्रदेश के जगह, अलग अलग जगहों में। रायपुर बहुत बड़ा केंद्र है, रायपुर में बड़ी संख्या में पत्रकार है और रायपुर के पत्रकार बहुत सशक्त है मुद्दों पे बात करने के लिए, मुद्दों पे लड़ने के लिए, मुद्दों पे संघर्ष करने के लिए। और रायपुर प्रेस क्लब का तो इतिहास रहा है, रायपुर प्रेस क्लब का इतिहास रहा है इस बात के लिए। अनिल भैया बैठे हैं, वो गवाह हैं इस बात के कि जब भी जरूरत पड़ी है प्रदेश की कहीं भी किसी भी पत्रकार के लिए, कोई खड़ा हुआ हो ना हुआ हो, रायपुर प्रेस क्लब हमेशा खड़ा हुआ है। कमल भैया के साथ भी जब घटना घटी तो भी रायपुर प्रेस क्लब खड़ा हुआ था। हालांकि उस समय हम उतने मजबूत नहीं थे, हमारे जो भी पदाधिकारी थे उस समय, लेकिन मैं उपाध्यक्ष था और मैं उस समय भी मजबूती के साथ कमल भैया के साथ खड़ा हुआ था और मैंने मजबूती के साथ उस पूरे आंदोलन में उनके साथ सहभागी था। तो रायपुर प्रेस क्लब हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, इस बात को लेकर मैं आश्वस्त करता हूं आप सभी को, भविष्य में भी ये। और सारे पत्रकारों को, भैया जो बोल रहे थे, इस बात को मैं भी महसूस करता हूं कि हम पत्रकार बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत अलग अलग हैं। सरगुजा के पत्रकार अपने आप को अलग रखते हैं, हम बस्तर के पत्रकार अपने आप को अलग रखते हैं। कई दफा ये बातें आती हैं कि रायपुर के पत्रकार हमारा सहयोग नहीं करते। मेरे देखते में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरे तक कोई मामला आया हो या अनिल भैया तक कोई मामला आया हो और हमने सरकारों से बातचीत ना की हो, डीजीपी से मुलाकात ना की हो, मंत्री से मुलाकात ना की हो या मुख्यमंत्री तक ना गए हो। मेरे जानने में ऐसा कोई कभी भी नहीं हुआ है। अंबिकापुर के मामलों में भी जब हुआ तो मैं जितेंद्र के खिलाफ जब मामले हुए तो मैं अंबिकापुर में भी धरना देने गया था। मैं अंबिकापुर धरना देने भी गया था। और सोनी जी के मामले में आपके जो पत्रकार साथी हैं, उनके मामले में भी यहाँ डीजीपी से मिलने भी गए थे और उस मामले को, उनके मामले को हमने बोला कि इसकी जो पुलिस की जांच है वो बहुत ही बेकार है, उस पुलिस की जांच को आप सीआईडी को सौंप के उसकी जांच करवाइए। और बाद में वो सीआईडी जांच हुई इस मामले को और बाद में वो मामला उनका खारिज हुआ। तो हम तो हमेशा हर जगह के लोगों के लिए खड़े रहते हैं। बावजूद इसके रायपुर के लोगों को, रायपुर के पत्रकारों को, रायपुर के पदाधिकारियों को, रायपुर के लोगों को एक बार ये कहा जाता है कि बस्तर के पत्रकार रायपुर के लोग ध्यान नहीं देते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आप हम पे भरोसा रखिए, आप हम पे विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि हमें आप पे भरोसा है, आपकी पत्रकारिता पर भरोसा है। और आप अच्छी पत्रकारिता अगर कर रहे हैं और आप जनता के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को, जो पत्रकारिता का नियम है, जो पत्रकारिता बने, उनका संगठन मजबूत बने और वो एकजुट दिखे, तभी सरकारें हमारे सुनेंगी। ये बात समझ लीजिए कि अभी भीड़ और संगठनों का जो है तंत्र जो है वो उसी की सुनी जाती है, तो निश्चित तौर पर सरकारें डरेंगी। हालांकि हमारा मकसद किसी सरकार को डराना नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो स्पेस है वो हमारा स्पेस कोई ना खाए, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई खतरा ना आए, उस पर कोई आंच ना आए। हमको वो आजादी मिले कि हम निर्भीक रूप से बोल सके, निर्भीक रूप से हम लिख सकें। बस इतना ही मुझे कहना है। भाई जितेंद्र को बोधन दिया आपने उन विचारों को रखा जो आज छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आप पत्रकारिता के आयाम को नई दिशा की ओर लेकर के जाएं। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी हम संक्षिप्त में भारत सम्मान का परिचय जरूर देंगे कि आखिरकार जो है भारत सम्मान का सफर इस 13 वर्ष को बिताने के लिए किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। शुरुआत दौर में जब भारत सम्मान की जब नींव रखी गई तब पत्रकारिता को शायद हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए थे और वह दौर जो है 2-4 साल यूं ही बीत गया। जैसे जैसे अनुभव जुड़ता गया वैसे वैसे नई नई चुनौतियां भी सामने आने लगी और
ईमानदारी से जीने के बाद में सबसे बड़ी समस्या एक पत्रकार या किसी न्यूज संस्थान के सामने आती है तो वो है आर्थिक की समस्या। और कोई भी संस्थान यदि आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है तो ज्यादा समय तक वो सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं रहता है। ठीक उसी तरह भारत सम्मान के साथ भी हुआ और दैनिक अखबार चलता हुआ वह सीधे धराशायी होकर के साप्ताहिक में तब्दील हो गया और कुछ दिन पश्चात जो है वह मासिक में भी तब्दील हो गया। कुछ दिन बाद जो है बंद होने के कगार में आ गया। पर जैसे ही डिजिटल इंडिया ने दखल दिया तो एक नए उपकरणों का जो है उसके साथ में परोसने का मौका मिला। जैसे डिजिटल में भाई यूट्यूब है, फेसबुक है या फिर वेबसाइट के माध्यम से खबरों को दिखाने का हमें मौका मिला। तो जैसे आप सबके प्यार के वजह से ही संभव हो पाया। भारत सम्मान आज 13 वर्ष पूर्ण कर चुका है, 14वें में प्रवेश किया है। उन योद्धाओं को यदि याद न किया जाए जिन्होंने भारत सम्मान को यहां तक बोला जाए कि एक जिले से लेकर राजधानी तक पहुंचाने का उन्होंने जो कार्य किया, सबसे पहले मैं उनको नमन कर रहा हूं, याद कर रहा हूं और उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। कुछ लोग लंबे समय तक भारत सम्मान के साथ दिए, कुछ लोग आए और शायद टेस्ट ना समझ में आया हो, छोड़ करके चले गए। तो भारत सम्मान की मुहिम सदा यही रही है कि गरीब, मुस्लिमों और असहाय लोगों की रक्षा करना, उसकी आवाज बनना। यदि उनकी आवाज कहीं दबाई जा रही है तो उस आवाज को बुलंदियों के साथ जो है शासन प्रशासन को अवगत कराना, ताकि उसे न्याय मिल सके, सही समय पे न्याय मिल सके और उनकी आवाज दब न पाए। भारत सम्मान की मुहिम के साथ में कई सारे अवसर प्राप्त हुए कि भारत सम्मान टीम को जो है उनकी टीम के साथ मिलकर के काम करना पड़ा। उसमें सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा था पुलिस परिवार का सहयोग करना। वह एक तरह से सौभाग्य भी बोल लूं और दूसरी तरफ ये देखा जाए कि वह मेरा दुर्भाग्य भी था, जिसके वजह से इतनी तेजी से फैल गई कि दिल्ली तक न रही, सीधे जो है इंटरनेशनल मीडिया ने उसे कवरअप किया और इंटरनेशनल मीडिया के कवर करने के बाद धन्यवाद देना चाहूंगा CPJ कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिज्म को, जिन्होंने जैसे ही उसमें खबर चली पूरे देश में हाहाकार मच गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और ठीक उसी लहर में मुझे सेंट्रल जेल रायपुर से निकाला 5 दिवस के अंदर। और मैं धन्यवाद सभी साथियों को देना चाहूंगा जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारी पत्रकारिता को सराहे और आगे बढ़ने में मददगार साबित हुए, उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा। और एक बात कभी मेरे जेहन से नहीं गई कि ये डरने वाली बात, जैसे ही हम कुछ दूर चलते हैं या खबरों को दिखाते हैं तो कॉर्पोरेट जगत के कुछ पत्रकार जो है वह डराने की कोशिश करते हैं कि आप जो है पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, और पत्रकारिता यह नहीं बोलता, पत्रकारिता यह नहीं बोलता। जैसा कि प्रफुल्ल भाई साहब ने कहा कि शब्दों की मर्यादा, और हमारे परम आदरणीय अनिल भैया ने कहा कि नियम में जो कानून के हिसाब से जो मर्यादा रख करके जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वही। तो भारत सम्मान ने कानून को मद्देनजर रखते हुए हर मर्यादा को रखा है और
कड़े से कड़े वाक्य का प्रयोग करने का प्रयास किया है, ताकि जल्द से जल्द सरकार की नींद जो है टूटे और लोगों को न्याय मिले। जैसा कि भारत सम्मान का सफर इतना लंबा है और कम शब्दों में बयान नहीं हो पाएगा। यहाँ कई लोग जो है यह इतने दूर से आए हुए हैं कि कहीं सो न जाए बोल करके यहीं पे बेड लगाना पड़ जाएगा, है ना। तो कम शब्दों में अल्पविराम देंगे कि ताकि अगली बार भी हम यह प्रयास करेंगे कि आज यदि सैकड़ों की भीड़ है यहाँ या सैकड़ों पत्रकार जो है इस बात की साक्षी बने हैं, तो अगली बार उससे भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करके जो योद्धा रूपी पत्रकार जो हमारे एक साल में उनके ऊपर में कई सारी परेशानियों का सामना करेंगे, हम यह कोशिश करेंगे कि उनको सीधे सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाएं ताकि वह सुचारू रूप से अपने कार्य को सफल कर सके। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सामने आए और स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच कुछ लोग आए हुए हैं बहुत दूर से, बहुत उत्सुकता के साथ में फोटो खिंचाने के लिए भी लाइन लगे हुए हैं भाई जी। विशेष आग्रह है हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई कमल भैया का कि कुछ शब्द रह गए हैं तो उसे पूरा करेंगे। जी भैया। जल्दी था और मैं कुछ बातें नहीं कर पाया था, बस ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं मैं। तो साथियों, ये सारी चिंताएं तो रहेगी जो अनिल भैया ने भी कहा, प्रफुल्ल ने भी कहा कि आप अगर समस्याओं के जड़ में जाएंगे, उथली पत्रकारिता करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। बहुत सारे लोग अच्छा खुशी से जी रहे हैं, कमाई धमाई भी कर रहे हैं, ट्रकें चला रहे हैं और बहुत सारा उपक्रम कर रहे हैं, कोई खदानों में लगे हैं। कोई हमारे पत्रकारों का एक ऐसा स्वरूप भी है, वो सारे जगह है, कोई यह की बात नहीं। मगर पत्रकारिता के लिए तकनीकी की दिशा में इस बार मेरे को थोड़ा उम्मीद जगह है कि प्रफुल्ल भाई अध्यक्ष बने हैं और उनका पूरा युवा टीम बड़ा पॉजिटिव टीम लग रहा है और रायपुर ही वास्तव में एक केंद्र रहा है पूरा प्रदेश भर के पत्रकारों का कि यहीं से सब कुछ मिलता है उनको सीखने को, जानने को, सब कुछ। तो आने वाले जो आपके समय है उसमें पत्रकारों को टेक्निकल जो जानकारी है, समाज शास्त्र की, राजनीतिक शास्त्र की, नक्सलवाद वाले भी पत्रकारिता करने चले जाते हैं लोग। नक्सलवाद क्या है वो भी नहीं जानते, ठीक है। तो ये नक्सलवाद क्या है, राजनीति क्या है, समाज शास्त्र क्या है, आप हरदेव की पत्रकारिता करने जा रहे हो। आनंद स्वरूप वर्मा जी अभी जिंदा है, बहुत लोग जिंदा हैं अभी जो आखिरी चरण में है, राम पुनियानी जी हैं और तरह तरह के क्षेत्र के विद्वान हैं। तो इन विद्वानों को बुला के अगर यहाँ पे हम अलग अलग क्षेत्रों को अगर वर्कशॉप करा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी जी। और मैं जितेंद्र भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाए। मगर जब ये कार्ड मिला तो डर गया था मैं, क्योंकि आज तक मैं कभी किसी मंत्री और किसी विधायक और किसी सत्ता वालों के साथ कभी किसी मंच में नहीं बैठा हूँ। मेरे को बहुत संकोच हो रहा था, मगर पहली बार किसी पत्रकार संघ तो नहीं बोलूंगा, पत्रकार एक संस्था, इनका निजी संस्थान ने एक ऐसा कार्यक्रम किया कि जेल जाने वाले कार्यवाही जिनके वो पत्रकारों को पुलिस के जो साथी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनका आंदोलन कोई बात नहीं सुना जा रहा है किसी सरकार द्वारा, जो दूसरे के आंदोलन के लिए जिसको डंडे पकड़ाए जाते हैं रोकने के लिए, उनके खुद के आंदोलन के लिए उनके परिवार पर डंडे बरसाए जाते हैं, ऐसे सबका आपने सम्मान करके दिल खुश कर दिया। नहीं तो मैंने अभी तक के जीवन में देखा है 50 से ज्यादा संघ हैं और जो एक कार्यक्रम करते हैं किसी मंत्री को बुला के साल और श्रीफल का, वहां से जहां से चंदा ज्यादा आया है वहां के पत्रकार को सम्मानित करते हैं। ये परंपरा को आपने तोड़ा, धन्यवाद।
बंद कर दो। मंच पे आए हुए सारे अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना आशीष वचन दे के हमें उत्साहित कर रहे हैं। और प्रफुल्ल ठाकुर जी से निवेदन करूंगी कि वो पुष्प गुच्छ देकर हमारे अन्ना नायडू जी जो कोरिया से उपस्थित है उनका सम्मान। नायडू को बोलना है, प्रफुल्ल ठाकुर अन्ना नायडू जी जो प्रफुल्ल ठाकुर जी को गुलदस्ता देकर देखिए। सर ये कोरिया से सिर्फ आपको गुलदस्ता देख के चाहते थे कि एक फोटो हो जाए आपके साथ। धन्यवाद। कोरिया की टीम आई है पूरी। कोरिया एक बार खड़े हो जाएंगे मंच। हाँ ये भी एक बार अगर मंच पे आ जाते तो आपका इतना दूर आया हुआ सफल हो जाता। ये सभी पत्रकारिता से हैं और जो रायपुर के अध्यक्ष है उनके साथ फोटो खिंचाना तो सबका एक ड्रीम होता है। हाँ ठीक है, मिलते हैं डॉक्टर। हाँ हाँ सुनील ने भी एक नया चीज चालू किया है। ये बड़े बड़े अखबार में आज कुछ नहीं छप है। देखिए ये वाले गवर्नमेंट अगर फूल हाथ में लेते तो पता चलता कि फूल दे रहे हैं जी। अब इतनी दूर से आए हैं तो आपको बधाई देने के लिए आए हैं ना। आपको बहुत बहुत बधाई भैया हमारी तरफ से। और हम जरूर चाहेंगे कि सुनहरे अक्षरों से आपका कार्यकाल लिखा जाए। हो गया। वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट नर्सिंग होम एसोसिएशन छत्तीसगढ़ कमल सिंह यादव जी से निवेदन है मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। थक गए मगर ताली बनाने से स्टेमिना बढ़ता है। हल्की बजे मगर बजनी तो चाहिए। अरे आप इधर आइए। कमला भैया आपको बहुत बहुत बधाई। वहां तक आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी नाम कमल है। अच्छा क्या मंच संचालक को थोड़ी सी छूट होती है शब्दों की? मेरा नाम भी है मैं बदनाम भी हूँ। मेरा नाम भी है मैं बदनाम भी हूँ क्योंकि कर्ता। सर सुन रहे हैं ना? किसी का सम्मान बच गया है? नहीं मैंने भी बोला ही नहीं है ना। एक मिनट तो मुझे 1 मिनट तो दे ही सकते हैं ना सर। मेरा नाम भी है मैं बदनाम भी हूँ क्योंकि कर्ता खुले सारे काम आम हूँ। मेरा नाम भी है मैं बदनाम भी हूँ क्योंकि करता खुलेआम सारे काम भी हूँ। मैं जानता इसका अंजाम भी हूँ। मेरा नाम भी है मैं बदनाम भी हूँ। कोई बता सकता है कौन है? नहीं बता सकता। सुना नहीं है ना आपने ठीक से? किसी ने सुना नहीं ठीक से? नहीं सुना। बहुत मेहनत करके। आपको पता है जितेंद्र जी को मैं जानती भी नहीं हूँ, ठीक है, और उनके ऊपर कविता लिखी और उन्हें सुना भी नहीं। बताओ। नहीं सर ये तो गलत बात है। बताओ। हाँ वंस मोर। चलो दूसरा पढ़ते हैं। मैं जाता हूँ गली गली
मैं जाता हूँ गली गली, लाता हूँ हर खबर जो भी चली। मैं जाता हूँ गली गली, लाता हूँ हर खबर जो चली। जनता तक पहुंचते सच की तली, मैं जाता हूँ नुक्कड़ की गली गली। है ना सर, ऐसा ही है ना? क्योंकि मैंने सुना है, आपको ज्यादा नहीं जानती, आई थिंक 2-2.5 महीने हुए हैं, और अंबिकापुर की कुछ कलीग दोस्त है मेरी, उन्होंने बताया इससे संभल के रहना। जी, क्योंकि मैं कोरबा की हूँ, अभी जस्ट 3 महीने हुए मुझे रायपुर सेटलमेंट करते हुए। तो मैंने जितेंद्र जी मुझे 2 दिन के पहले राम मंदिर के पास मिले, मुझे ये बोले इनसे बच के रहना है, मतलब इनको मना नहीं कर सकते। समझ रहे हैं सर, मैं इनकी तारीफ कर रही हूँ। तो अब क्या, सर ने इतना अच्छा आयोजन किया है, सर से निवेदन है सर हमारे आए हुए अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। प्रफुल्ल जी स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। कमल शुक्ला जी का। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा पत्रकारों को आपकी सोच से बहुत कुछ सीखने मिला है। अनिल जी का सम्मान, स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। यह आप लोग पत्रकारिता की धरोहर है, तो आप लोग का सम्मान नहीं होगा तो किसका होगा? है कि नहीं भैया? गलत बोलिएगा सर, ये आपके लिए, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं। ये हमारे लिए आशीर्वाद है कि हम इस योग्य तक यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम आपका सम्मान कर रहे हैं। और अभी के युवा प्रफुल्ल ठाकुर जी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। रायपुर में पूरे छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते 2 शब्द और बोलते हुए जाऊंगी। 1000 सवाल है मन में, 1000 सवाल है मन में, फिर भी खबर रखते हैं, खुद से बेखबर हैं, फिर भी दुनिया की खबर रखते हैं। कलम की नोक पर समाज की सच्चाई रखते हैं। पत्रकार है साहब, ये देश की सच्चाई रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैगजीन हुई लोग का नाम लेकर कोरबा से आए हुए हमारे कुमुदनी सोनी जी, रेवत लाल पटेल, उमाकांत, प्रीति महन और कमला राठिया जी, आप मंच पे आएंगे। आप इतनी दूर से आए हैं, हम भी निवेदन करेंगे इनका फुल पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। क्या मतलब कि जो बात हुई अपनी। हाँ ठीक है। ये भारतीय मीडिया फाउंडेशन से हैं और अभी लगातार युवा ग्रुप में काफी कार्य कर रही हैं कोरबा में। जी
आपको देखिए मैं मतलब ये कार्यक्रम नहीं है तो 3-4 दिन और घर से नहीं उनके बाद निकल रहे लोकसभा चुनाव में सभी नेताओं की व्यस्तता होने के बाद भी हमारे मुख्य अतिथि श्री श्याम सुंदर बिहारी जायसवाल जी से निवेदन है, वो भी अपनी स्मृति चिन्ह उनके द्वारा आने वाला चुनाव के बाद आने वाला है मुसीबत ये सारे जितने वेब पोर्टल है सबके लिए वो लोग RNI का भी नियम चेंज कर दिए अभी अब वेबसाइट की छूट है RNI कोई भी आके ऐसे लेगा। RNI में भी उन्होंने ऐसा नियम कर दिया उससे कुछ तो अच्छा भी है आप भी समझ होंगे तो जो फालतू निकाल के पैसा नहीं लेते हैं विज्ञापन वो नहीं ले पाएंगे हर अगर दैनिक है तो रोज की काफी उनको जमा करनी पड़ेगी। हाँ ऐसे ऐसे कुछ नियम निकल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में व्यस्तता होने के बाद भी श्री श्याम सुंदर बिहारी जायसवाल जी अपने इस मंच पर स्मृति चिन्ह ले रहे हैं। सारी चीज में लोग ऐसा करेंगे कि वही सीधा सीधा वो रहेगा एक कमेटी जो बनेगी वो तय करेगी अगर हमारी पक्ष में छाप है तो लाइसेंस रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा। देखिए क्या नाम उसका ट्यूटो वालों जो भी पूरा विश्व हड़कम होता है उसका क्या असर पड़ता है कि आपको क्या लगता है चुनाव पे यही लगता है तो यार मनवाने करेंगे बहुत आने वाले 5 साल बहुत अच्छे नहीं जी हालांकि सरकार तो अभी वो कर दी है पिछले 5 साल में बता रहे हैं तो आज भी निकलने की स्थिति नहीं थी मेरी गाड़ी भेज से वो ले लिया ठीक हाँ ठीक है जितने इजाजत है हम लोगों को भाई मैं तो साल ले जाऊंगा ये जितिन भाई इसे पहले पढ़ते थे नाम बताना चाहते हैं किस मिट्टी चिन्ह मात्र 2 साल पहले क्यों जिंदा था मैं तो बहुत संपर्क में स्पेशल में लगा कमल भी उसका भाजपा ही पूरा कमल भी निकलता हूँ ठीक अभी निकल जाएंगे रात को गाड़ी वाड़ी बिल्कुल संतोष भारत सम्मान स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, विशिष्ट अतिथि श्री चितामणि महाराज जी जो पूर्व सांसद सचिव एवं विधायक हैं, श्री राम कुमार टोपो जी जो विधायक हैं, श्री प्रमोद मिश्र जी जो विधायक हैं, श्री राजेश अग्रवाल जी अंबिकापुर विधायक, श्रीमती शकुंतला देवी पोते विधायक, अकील अहमद अंसारी असिस्टेंट ऑफिसर अंबिकापुर से हैं। लोकसभा चुनाव में व्यस्तता होने के कारण नहीं आ पाए, मगर फिर व्यस्तता होने के लिए नहीं आ पाए, इस मन से उनके स्मृति चिन्ह को वो ले ले और कार्यक्रम नहीं 8 दिन हो गए। किसका नाम बोले थे लास्ट में आप? एक कान में तो सुना ही नहीं था। इस मंच की टीम हेलो नाम बोले थे 2-3 राजकुमार
ये मैं ले जाऊंगा भाई, इसको फिर वापस बेचेंगे क्या? नहीं ना, तो मैं रख लेता हूँ। मेरी बच्ची के पास जा रहे तो वो सृष्टि महेश्वरी, संतोष वेरन और सबिता। डबल 9816। अभी 4-5 दिन से व्हाट्सएप बंद कर दिया मैंने, क्योंकि पूरा फोन भर गया था। 9981635944। अगले संडे तक चालू कर लूँगा। अभी बंद है, डाटा पूरा फुल हो गया है, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। हरिमोहन कहाँ से? भारत सम्मान स्थापना दिवस पर भारत सम्मान कार्यक्रम की टीम, भारत सम्मान न्यूज की टीम राजकुमार जी, श्रुति महेश्वरी जी, संतोष भेना जी और सबिता जी से निवेदन है कि मंच पे आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। चलो आ जाओ, उधर उधर देखना आ जा रहे हो आप? थैंक यू। ठीक, 10-15 मिनट निकलता हूँ मैं। मैं आज दूसरी बार आपसे मिल रहा हूँ। आए हुए सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जिलों से, बहुत सारी जगहों से, बहुत सारा समय निकालकर आप सब आए और हमारे भारत सम्मान कार्यक्रम को सफल बनाया। हर कार्यक्रम की उपस्थिति, हर कार्यक्रम की सफलता आप सबकी उपस्थिति में तहे दिल से मैं भारत सम्मान न्यूज टीम से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन उनकी हंसदेव एक्सप्रेस थी तो निकल। अच्छा, स्टेशन छोड़ के